अस्सलामुअलैकुम व्यूवर, दिस इज़ मी निसार एंड यू आर वाचिंग निसार एमएलटी। व्यूवर, आज मैं आपको एनाइसोसाइटोसिस के बारे में बताऊंगा कि एनाइसोसाइटोसिस हमारे पास क्या है। तो चलिए इसके इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। एनाइसोसाइटोसिस इज़ द मेडिकल टर्म यूज्ड फॉर हैविंग रेड ब्लड सेल देयर आर अनइक्वल इन साइज। एनाइसोसाइटोसिस हमारे पास एक मेडिकल टर्म है जो हम यूज़ करते हैं जब आरबीसीज के अंदर कोई चेंजेस आ जाती है उसके साइज़ में। आरबीसी के साइज़ के अंदर जब कोई चेंजेस आ जाती है, वो छोटा हो जाता है रेड ब्लड सेल या बड़ा हो जाता है, तो इसके लिए हम एनाइसोसाइटोसिस इसका वर्ड यूज़ करते हैं। नॉर्मली अ पर्सन रेड ब्लड सेल शुड ऑल बी रफली द सेम साइज। आमतौर पर जब नॉर्मल बंदे का आप पेरिफेरल करते हो तो उसका जो आरबीसीज का साइज़ है तो वो हमारे पास सेम होता है। लेकिन जब एनाइसोसाइटोसिस हो जाती है तो सेल का साइज़ बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। जब बड़ा हो जाता है नॉर्मल से तो उसको हम मैक्रोसाइटोसिस का वर्ड देते हैं, मैक्रोसाइट का वर्ड यूज़ करते हैं उसके लिए। जब छोटा हो जाता है तो उसको हम माइक्रोसाइट कहते हैं, माइक्रोसाइटोसिस का वर्ड उसके लिए यूज़ करते हैं। एनाइसोसाइटोसिस इज यूजुअली कॉज्ड बाय अनदर मेडिकल कंडीशन कॉल्ड एनीमिया। अच्छा, हमारे पास एनाइसोसाइटोसिस जो है इसकी यूजुअली काज मेडिकल कंडीशन से वो काज हो जाती है तो उसको हम क्या नाम देते हैं? एनीमिया। एनीमिया हमारे पास एक ऐसा कंडीशन है जिसकी वजह से एनाइसोसाइटोसिस काज हो जाती है। अब एनीमिया अलग एक दुनिया है, अलग ही एक टॉपिक है। मतलब एनीमिया एक किस्म का एनीमिया नहीं है, इसके बहुत डिफरेंट से टाइप्स है। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, हेमोलिटिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। तो चलिए इसको हम आगे देखेंगे। अभी फिलहाल हम एनाइसोसाइटोसिस जान लेते हैं। एनाइसोसाइटोसिस हमारे पास एक कंडीशन है जब किसी सेल के साइज़ के अंदर बड़े पैमाने पे चेंजेस आ जाती है तो उसको हम एनाइसोसाइटोसिस कहते हैं। इसके साइज़ में जब चेंजेस आ जाती है तो इसको हम एनाइसोसाइटोसिस कहते हैं। जब शेप के अंदर कोई चेंजेस आ जाती है तो उसको हम पिक्यूलोसाइटोसिस कहते हैं, जो कि हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। हम अभी हम सिर्फ एनाइसोसाइटोसिस पढ़ते हैं। अ, अच्छा, मैक्रोसाइटोसिस मैक्रोसाइटोसिस हमारे पास ये जो वर्ड है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं कि सेल का साइज़ जब बड़ा हो जाता है, जब रेड ब्लड सेल अपने नॉर्मल से बड़ा हो जाते हैं तो उसको हम मैक्रोसाइटोसिस का वर्ड यूज़ करते हैं उसके लिए। दूसरा है नार्मोसिटिक एनीमिया। नार्मोसिटिक एनीमिया हमारे पास दिस इज़ द ब्लड प्रॉब्लम व्हेन अ पर्सन हैज़ नॉर्मल साइज रेड ब्लड सेल बट देयर इज़ अ लो अमाउंट ऑफ देम। नर्मोसिटिक एनीमिया हमारे पास वो एनीमिया जिसमें एक बंदे के रेड ब्लड सेल का जो साइज़ है वो तो नॉर्मल होता है, लेकिन आरबीसीज के अमाउंट नॉर्मल से कम होते हैं। साइज़ ठीक होता है रेड ब्लड सेल का, नहीं कि एक्चुअली ये ब्लड प्रॉब्लम है कि उसका जो रेड ब्लड सेल काउंट है तो वो हमारे पास लो आता है। तीसरा है माइक्रोसाइटोसिस। माइक्रोसाइटोसिस एक था मैक्रोसाइटोसिस, दूसरा तीसरा माइक्रोसाइटोसिस। तो माइक्रो का वर्ड जब भी आता है तो इसका मतलब होता है स्मॉल। तो माइक्रोसाइटोसिस में हमारे पास क्या होता है, सेल का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, नॉर्मल साइज होता है, तो उससे वो छोटा हो जाता है। दिस इज हैपन व्हेन रेड ब्लड सेल आर स्मॉलर देन यूजुअल। माइक्रोसाइटोसिस हमारे पास उस वक्त होती है जब रेड ब्लड सेल्स का जो साइज़ है वो हमारे पास छोटा हो जाता है। एनाइसोसाइटोसिस व्हेन देयर इज इंक्रीज वेरिएशन इन दीज सेल साइजेस। अच्छा, एनाइसोसाइटोसिस हम उस वक्त कहेंगे कि इसमें एनाइसोसाइटोसिस हो गई है कि एक बंदे के अंदर जब हमारे पास उसके सेल्स के साइज़ में उसमें इंक्रीज वेरिएशन आती है, उसकी चेंजेस इसके अंदर आ रही होती है। अच्छा, सिम्टम एनाइसोसाइटोसिस की सिम्टम क्या है? मतलब एक बंदा किस तरह कहेंगे कि यार मेरे बॉडी में एनाइसोसाइटोसिस हो चुका है, तो उसके लिए कुछ सिम्टम है जो हम देखते हैं कि कौन से हैं। व्हेन द शेप एंड साइज ऑफ द रेड ब्लड सेल आर नॉट करेक्ट। जब रेड ब्लड सेल का जो नॉर्मल साइज़ और शेप है जो वो नॉर्मल नहीं होते, अब नॉर्मल हो जाते हैं, करेक्ट नहीं होते, तो क्या होता है, देन ऑक्सीजन इज़ नॉट बीन ट्रांसपोर्टेड अराउंड द बॉडी इज एफिशिएंटली एज इट शुड बी। तो वो ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर नॉर्मल तरीके से नहीं पहुंचा सकता क्योंकि उसका साइज़ और शेप जो है वो करेक्ट नहीं है, चेंजेस है, उसके अंदर चेंजेस होती है। तो इस एक्चुअली इसकी वजह से जो होता है, क्या होता है, वो रेड ब्लड सेल जो है बॉडी को ऑक्सीजन नहीं दे सकती। एक्चुअली ऑक्सीजन का काम जो है वो एच बी करता है, लेकिन एच बी रेड ब्लड सेल के अंदर होती है। सिम्टम है वो यहाँ पे टेबल ये आपको दिखाई दे रहा है इधर। एक फर्स्ट नंबर है टायर्डनेस, मतलब थकावट, फटीग होती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, हमारे पास जिस बंदे में एनाइसोसाइटोसिस उसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही होती है। डिजीनेस, उसको गनूदगी, हर वक्त उसको नींद आता रहता है। गनूदगी मतलब वो लेजी सा होता है। हेडेक, सर दर्द होता है। कोल्ड हैंड एंड फीट, उसके हाथ पाँव जो है वो टन रहते हैं। फेल स्किन, उसका जो स्किन कलर है वो एक्चुअली हमारे पास फीला हो जाता है, फेल हो जाता है। चेस्ट पेन, उसमें हमारे पास सीने में दर्द होता है, ये एनाइसोसाइटोसिस के अंदर। अच्छा, एनीमिया रिलेटेड एनाइसोसाइटोसिस, वो एनाइसोसाइटोसिस जब एनीमिया
से होती है, तो वो एनीमिया हम पढ़ेंगे कि कौन से एनीमियास की वजह से एनाइसोसाइटोसिस होती है। देयर आर आल्सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनीमिया। अब हमारे पास एनीमिया की भी बड़ी टाइप्स है जिसको हम पढ़ेंगे। एक है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, जो हमारे पास क्या है, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया। इट डेवलप व्हेन देयर इज नॉट इनफ आयरन इन द ब्लड एंड इज ऑफन ड्यू टू द ब्लड लॉस। अच्छा, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हमारे पास वो कॉमन टाइप है एनीमिया की जो हमारे पास उस वक्त डेवलप हो जाती है जब हमारी बॉडी के अंदर आयरन की कमी होती है। वो आयरन की कमी ज़्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से भी हो सकती है, या हमारे पास हम उस खुराक न लेने की वजह से भी हो सकती है जिसमें आयरन हो और हम उस खुराक को ज़्यादा नहीं लेते। दूसरा है विटामिन डिफिशिएंसी एनीमिया। वो डिफिशिएंसी जिसमें हमारे पास विटामिन हमारी बॉडी में नहीं होती, तो इट इज़ कॉज बाय लो लेवल ऑफ विटामिन B12 और फोलेट नोन एज फोलिक एसिड ड्यू टू पुअर डाइट। अच्छा, विटामिन B12 डिफिशिएंसी भी उस वक्त काज हो जाती है जब हमारी बॉडी में विटामिन B12 नहीं होती या पोलेट नहीं होती, जिसको हम पोलिक एसिड कहते हैं। ये क्यों काज हो जाती है? जब हम वो डाइट नहीं लेती जिसके अंदर हमारे पास विटामिन होते हैं और फोलिक एसिड इसके अंदर होते हैं। अच्छा, तीसरा है प्लास्टिक एनीमिया। ये हमारे पास एक रेयर बोन मेरो डिसऑर्डर है जिसके अंदर हमारे पास जो बॉडी के लिए जितनी सेल दरकार होती है, जितनी रिक्वायर्ड होती है, तो बोन मेरो क्या करता है, बोन मेरो के अंदर वो सेल्स उतने अमाउंट में नहीं बन रहे होते हैं जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। अच्छा, उसके कुछ कॉजेज़ है। एक है इसमें वायरल इन्फेक्शंस की वजह से ज़्यादातर इस तरह होता है कि सेल नहीं बनती। रेडिएशंस की वजह से भी हो सकती है, ज़्यादा शुआओं की वजह से, एक्सपोजर टू टॉक्सिक केमिकल, ज़्यादा केमिकल्स को एक्सपोज होने की वजह से भी नहीं हो सकती एंड हो सकती है। ये एक्सपोजर टॉक्सिक केमिकल का मतलब ये है कि मतलब अगर आप किसी इस तरह टॉक्सिक केमिकल है और इसको आप एक्सपोज हो रहे होते हैं, तो आपके बोन मेरो के अंदर जो सेल होते हैं वो नॉर्मल तरीके से नहीं बन रहे होते। एंड ड्रग यूज़ कैन कॉज ए प्लास्टिक एनीमिया, और ज़्यादातर ड्रग इस्तेमाल करने की वजह से भी आपको प्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। अच्छा, आगे हेमोलिटिक एनीमिया। ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट एनीमिया है जिसको आपने समझना है। हेमोलिटिक एनीमिया हमारे पास इट हैपन व्हेन रेड ब्लड सेल आर ब्रोकन अप। हेमोलिटिक एनीमिया का जब उस वक्त काज हो जाती है जब हमारे बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल जो है वो ब्रोकन अप हो जाती है, टूटते हैं हमारे बॉडी के अंदर, इसकी लाइसिस हो जाती है। इट कैन बी कॉज बाय ऑटो इम्यून डिजीज इन्फेक्शन और कैन बी इनहेरिटेड। अच्छा, इस बात को आपने समझना है कि जो हेमोलिटिक एनीमिया है तो ये ज़्यादातर ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से भी काज होती है। ऑटो इम्यून डिजीज़ का मतलब ये है कि हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के खिलाफ काम करना शुरू कर देता है। एक्चुअली इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी की फेवर में होता है, कि मतलब हमारी बॉडी में जब कोई पारन पैथोजन आता है तो इसके खिलाफ काम करते हैं। लेकिन ऑटो इम्यून डिजीज़ एक ऐसी ख़तरनाक डिजीज़ होती है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम हमारा ही खिलाफ होता है, तो इसकी वजह से भी हमारे पास हेमोलिटिक एनीमिया हो जाता है। इन्फेक्शंस की वजह से भी हो सकता है, आर कैन बी इनहेरिटेड। और ये हेमोलिटिक एनीमिया पेरेंट से अपस्प्रिंग में भी इनहेरिटेड तरीके से ये क्या होती है, ट्रांसफ़र हो जाती है। तो लास्ट नंबर है प्रेगनेंसी रिलेटेड एनीमिया। ये वो एनीमिया है जो ज़्यादातर उन औरतों में होती है जो प्रेग्नेंट होती है, और ज़्यादातर ये सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर होता है। लेकिन ज़्यादातर ये प्रेगनेंसी रिलेटेड एनीमिया जो है ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है, मतलब परमानेंट नहीं होती। प्रेगनेंसी से पहले होती है लेकिन बाद में ये ठीक हो जाती है। अच्छा, ये इमेजेस आपको दिखाई दे रहे हैं, ये टू पिक्चर मैंने आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे ऐड की है कि ये जो सेल्स आपको नज़र आ रही है, ये 3 सेल यहाँ पे मैंने इसको अंडरलाइन किया। ये नॉर्मल एरिथ्रोसाइट है। इस इमेजेस को अगर आप देखें, इस इमेज को, तो इसमें ये रेड ब्लड सेल जो है ये नॉर्मल की बात की गई है यहाँ पे। लेकिन ये जो सेल्स आपको नज़र आ रही है, ये मून लाइक स्ट्रक्चर, चांद की तरह जो आपकी दिखाई दे रही है, इसको हम सिकल सेल कहते हैं, क्योंकि इस बंदे को सिकल सेल एनीमिया हो चुका है जिसके अंदर हमारे पास सिकल सेल पेरिफेरल स्मेयर के अंदर आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें दूसरे में, तो यहाँ पे आपको सेल डिफरेंस आ रही है, ये सारे सेल सेम नहीं है। यहाँ पे मैक्रोसाइटोसिस हो चुकी है, एनाइसोसाइटोसिस मतलब एनाइसोसाइटोसिस हो चुकी है, लेकिन मैक्रोसाइटोसिस हो चुकी है। सेल अपनी साइज से बड़े आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। तो इसी तरह हमारे पास ये क्या हो गया, ये सिकल सेल एनीमिया की वजह से इसको भी हम एनाइसोसाइटोसिस कहते हैं, और इसको भी, क्योंकि चेंजेस इधर भी आ रही है और इधर भी आ रही है। चलो आगे चलते, आगे हमारे पास क्या है, अदर कंडीशन रिलेटेड टू एनाइसोसाइटोसिस। अच्छा, पिछले स्लाइड्स में हमने पढ़ लिया कि ज़्यादातर एनीमियाज जो थे, एनीमिया की वजह से हमारे पास क्या होता था, एनीमिया की वजह से एनाइसोसाइटोसिस जो थी वो काज हो रही थी। अच्छा, कुछ कंडीशन है जो एनीमिया से हट करे लेकिन इससे भी एनाइसोसाइटोसिस काज हो जाती है। तो इसमें है सर्टन अदर कंडीशन डिजीजेज एंड सिंड्रोम्स कैन लीड टू एनाइसोसाइटोसिस। अच्छा, एनीमिया के अलावा कुछ कंडीशन डिजीज़ भी है और सिंड्रोम्स है जो हमारे पास एनाइसोसाइटोसिस
इससे भी हो जाती है। कौन है? नंबर फर्स्ट है माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम। माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम हमारे पास एक डिजीज़ है, जिसमें सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ डिजीज़ है, जिसमें हमारे पास बोन मैरो के अंदर जो सेल्स होते हैं वो इमेच्योर होते हैं, और मेच्योर नहीं होते, बस इमेच्योर ही रहते हैं। और हमारे पास ये एक्चुअली ग्रुप ऑफ कैंसर है। माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम में हमारे पास ये कैंसर्स का ग्रुप है, जिसमें बोन मैरो के अंदर ही वो जो सेल्स होते हैं वो होते हैं, बाहर की तरफ वो मेच्योर होकर नहीं आते। क्रॉनिक लिवर डिजीज़ ऐसी डिजीज़ जो सारी उम्र के लिए इंसान को हो जाती है, और लिवर डिजीज़ है तो ज़्यादातर सिरोसिस वगैरह ये हो जाती है। हेमोग्लोबिन एच डिजीज़। अच्छा, हेमोग्लोबिन एच डिजीज़ हमारे पास ये एच बी की ये अल्फ़ा थैलेसीमिया का एक टाइप है, जिसमें हमारे पास जो ग्लोबिन चेंज है उसकी फॉर्मेशन सही तरीके से नहीं होती, इसमें इसका इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो उसमें हमारे पास इसको हेमोग्लोबिन एच डिजीज़ हम कहते हैं अल्फ़ा थैलेसीमिया के अंदर। प्रोटीन डिफिशियंसी की वजह से भी क्या होती है? एनाइसोसाइटोसिस। हमारे पास एनाइसोसाइटोसिस क्या हो जाती है? काज हो जाती है। अच्छा, थैलेसीमिया एंड अदर इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर। थैलेसीमिया की वजह से भी एनाइसोसाइटोसिस होती है, और अदर इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स भी है जो हमारे पास इनहेरिटेड होती है, मतलब पेरेंट से अपस्प्रिंग को ट्रांसमिट होती है, तो इसकी वजह से भी होती है। अच्छा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, वो ज़्यादातर जो लोग होते हैं उसको एनाइसोसाइटोसिस नहीं होती है, लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से जो डोनर का ब्लड होता है उसको एनाइसोसाइटोसिस पहले से हो चुका होता है, तो उससे जिस बंदे को हम ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, जिस बंदे को हम ब्लड दे रहे हैं, तो उसको ये ट्रांसफ़र हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर ख़ुद तो नहीं है इस पेशेंट के अंदर, लेकिन डोनर जो है उसको पहले से किसी किस्म की एनीमिया या वगैरह ये एनाइसोसाइटोसिस होती है, तो इसकी वजह से ये ब्लड जब जिस बंदे को हम दे रहे हैं उसको ये ट्रांसफ़र हो रहा है। या फिर लिखा है सम पीपल में डेवलप एनाइसोसाइटोसिस आफ्टर हैविंग अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। कुछ लोग ऐसी भी होती है जिसके अंदर एनाइसोसाइटोसिस जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद हो जाती है। दिस इज़ ड्यू टू द चेंज इन द ब्लड फ्रॉम द डोनर टू रिसिपिएंट। ये हमारे पास ज़्यादातर किस वजह से होती है कि ये डोनर से हम रिसिपिएंट को ब्लड जो दे रहे हैं उससे ज़्यादातर उस ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से ये एनाइसोसाइटोसिस हो जाती है। लेकिन ये जो पॉइंट है इसमें लिखा है कि बट दिस एनाइसोसाइटोसिस इज टेम्प्रेरी, लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये एनाइसोसाइटोसिस जो है ये हमारे पास टेम्प्रेरी होते हैं, ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं, ये जल्दी ठीक हो जाती है। अच्छा, अगर डायग्नोसिस की तरफ अगर हम आए तो डायग्नोसिस में है हमारे पास द वे टू डायग्नोज एनाइसोसाइटोसिस विद द ब्लड स्मीयर। तो एनाइसोसाइटोसिस को हम ब्लड स्मीयर के ज़रिए ही मालूम कर सकते हैं कि इसके अंदर कोई चेंजेस आ रही है या नहीं। दिस विल बी कंडक्टेड बाय प्रोफेशनल अपन लेबॉर्ट्री साइंटिस्ट। अच्छा, जो पेरिफेरल स्मीयर वो हमारे पास ज़्यादातर जो एक्सपर्ट लोग होते हैं वो हेमाटोलॉजिस्ट भी हो सकता है, पैथोलॉजिस्ट भी, या लेबॉर्ट्री साइंटिस्ट भी होता है, तो ये पेरिफेरल स्मीयर बनाते हैं। उस पेरिफेरल स्मीयर को जब वो बनाते हैं फिर माइक्रोस्कोप के अंदर उसको एग्जामिन करते हैं, और फिर देखते हैं कि इसकी शेप या साइज़ के अंदर कोई एबनॉर्मेलिटीज़ तो नहीं है। ये इसमें में हम किन चीज़ों को देखते हैं, तो ये है नंबर ऑफ सेल, रेड सेल। रेड सेल के अमाउंट को भी देखते हैं, सेल वॉल्यूम को भी देखते हैं, फिर कंसंट्रेशन ऑफ हेमोग्लोबिन इन ईच रेड ब्लड सेल। तो रेड ब्लड सेल के अंदर हमारे पास जो HB की कंसंट्रेशन है वो भी देखते हैं। वेट ऑफ रेड ब्लड सेल की जो वेट है वो भी देखते हैं। द रिजल्ट विल डिटरमाइन व्हाट टाइप ऑफ एनाइसोसाइटोसिस द पर्सन है। ये जो पेरिफेरल स्मीयर है इससे हम ये रिजल्ट ले सकते हैं कि इस बंदे को किस टाइप का एनाइसोसाइटोसिस हो चुका है, मतलब मैक्रोसाइटोसिस है, माइक्रोसाइटोसिस है, इसके अंदर पेंसिल सेल आ रही है, सिकल सेल आ रही है, कौन सी टाइप्स की सेल्स आ रहे हैं, तो इसकी बेसिस पे इस बंदे की सही तशखीस हो सकती है। इफ द रेड ब्लड सेल और स्मॉलर देन नॉर्मल, जब रेड ब्लड सेल अपने नॉर्मल से स्मॉलर है तो देन कैन बी असाइन दिस कैन बी असाइन ऑफ लो आयरन और सिकल सेल एनीमिया। तो फिर हम इसको क्या नाम देंगे? सिकल सेल एनीमिया या लो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, क्योंकि इसके अंदर सेल्स स्मॉल हो जाता है। इफ द रेड ब्लड सेल आर लार्जर देन नॉर्मल, जब नॉर्मल से बड़ा होता है जो रेड सेल है वो, तो क्या काज करता है? द काज कुड बी अ विटामिन डिफिशिएंसी लिवर डिजीज। तो फिर हम इसको क्या नाम देते हैं? विटामिन B12 डिफिशिएंसी एनीमिया, या इसको हम ये हमारे पास लिवर डिजीज़ से एक्चुअली ये रेड सेल जो है ये लिवर डिजीज़ जब हो जाती है इंसान को, तो इससे भी ये बड़ा हो जाता है अपने नॉर्मल साइज से। अच्छा, ट्रीटमेंट लास्ट स्लाइड है हमारे पास, इसमें है कि ट्रीटमेंट विल डिपेंड ऑन द कॉज ऑफ एनाइसोसाइटोसिस। तो एनाइसोसाइटोसिस के जो ट्रीटमेंट है उसको ये हमारे पास इसके काज पे बेस करता है कि इसको किस वजह से ये एनाइसोसाइटोसिस हो चुकी है, फिर उस बेस पे हम ट्रीटमेंट देते हैं। इट इज़ एसेंशियल दैट द अंडरलाइन कॉज ऑफ द प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाई सो दैट करेक्ट ट्रीटमेंट कैन बिगिन। सबसे पहले अगर इस एनाइसोसाइटोसिस की सही अंडरलाइन जो काज है जिस वजह से हो चुकी है, अगर
अगर आपने इसको फाइंड आउट कर दिया कि किस वजह से हो चुकी है, तो फिर आप इसको सही ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अब मिसाल तौर एक बंदे के अंदर सिकल सेल आ रही है और आप इसको आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया की ट्रीटमेंट पे लगाए, तो इस तरह तो नहीं हो सकता ना। ये डिजीज़ तो अलग है ना, साइटोसिस तो उस एक वजह से हो चुकी है और आपने इलाज दूसरे का शुरू किया ट्रीटमेंट, तो इस तरह इसको कोई ट्रीटमेंट इसको फ़ायदा नहीं देगी। एनाइसोसाइटोसिस अपन रिलेटेड टू एनीमिया। एनाइसोसाइटोसिस हमारे पास एनीमिया से रिलेटेड है एंड एनीमिया इज टिपिकली कॉज बाय आयरन और विटामिन डिफिशिएंसी। और एनीमिया जो एक्चुअली है हमारे पास विटामिन डिफिशिएंसी और आयरन डिफिशिएंसी से काज होती है। द यूजुअल ट्रीटमेंट फॉर आयरन डिफिशिएंसी इज टेकिंग आयरन सप्लीमेंट एंड चेंजिंग द डाइट टू इंक्रीज आयरन लेवल थ्रू आयरन रिच फूड। जब आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया एक बंदे को हो जाती है तो वो आयरन सप्लीमेंट भी लेते हैं, और जो वो फूड जिसके अंदर हमारे पास आयरन वो टेबलेट भी लेते हैं जिसके अंदर आयरन हो, और ऐसे आयरन रिच फूड जितने हैं वो भी लेते हैं कि इसके अंदर जो आयरन लेवल है उसको क्या करे, उसको इंक्रीज़ करे। द मोस्ट कॉमन सप्लीमेंट इज़ फेरस सल्फेट विच इज़ टेकन एज अ टेबलेट। द मोस्ट कॉमन सप्लीमेंट मतलब ये फेरस सल्फेट जो है ये टेबलेट फॉर्म में मिलते हैं, तो इसके खाने से क्या हो जाती है, आयरन डिफिशिएंसी जो जिस बंदे के अंदर आयरन की कमी होती है उसको पूरा करता है ये। फूड के अंदर अगर हम बात करें तो आयरन रिच फूड्स इंक्लूड इन फूड्स, और ये जो आपको नीचे दी गई है लीफी वेजिटेबल्स से भी आयरन की जो लेवल है वो इंक्रीज़ होती है। ब्राउन राइस से होती है, पल्सेस और बीन दालें और लूबिया जो है इससे, नट्स के खाने से भी होती है, मीट एंड फिश जो गोश्त है, मछली का गोश्त है, इससे भी बढ़ती है आयरन, और एग्स ज़्यादातर जो अंडे हैं और ड्राई फ्रूट जितने हैं इसके खाने से क्या होती है, आयरन बढ़ती है। तो जब आयरन की अमाउंट्स आपकी बॉडी में इंक्रीज़ हुई तो उसकी वजह से क्या होगा, जो एनाइसोसाइटोसिस आपको आयरन की वजह से हो चुका है तो वो क्या होगा, उसकी ट्रीटमेंट सही होगी। आपको एनाइसोसाइटोसिस आपकी एनाइसोसाइटोसिस की ट्रीटमेंट सही तरीके से होगी। अच्छा, तो थैंक यू। आज का लेक्चर थोड़ा सा ज़्यादा था, लेकिन ये है कि ये टॉपिक आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट, खासकर जो एमएलटी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगली लेक्चर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे पिक्यूलोसाइटोसिस। तो अगले लेक्चर तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।